सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने 300 सालों से भी ज्यादा वक्त तक दक्षिण एशिया की तकदीर गढ़ी। जी हाँ, आज हम मुगल साम्राज्य की उसी शानदार और कह सकते हैं काफी जटिल कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। और जब ये साम्राज्य अपनी शिखर पर था तो ये कुछ ऐसा दिखता था। 40 लाख वर्ग किलोमीटर, मतलब लगभग पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर इसका राज था। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही राजवंश ने ये सब कर कैसे दिखाया? कैसे उन्होंने इतने बड़े उपमहाद्वीप पर 300 साल से भी ज्यादा तक हुकूमत की? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, इस साम्राज्य के तूफानी उदय से लेकर इसकी आज तक की विरासत तक। तो इसकी कहानी शुरू होती है एक मध्य एशियाई शासक से, उस दौर की सबसे बेहतरीन तकनीक से, और एक ऐसी लड़ाई से जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, मुगल उस दौर के उन नए और ताकतवर साम्राज्यों में से थे जो अपनी सैन्य तकनीक के दम पर खड़े हुए थे। इतिहासकार इन्हें गन पाउडर एम्पायर्स यानी कि बारूद वाले साम्राज्य कहते हैं। और सच कहें तो इसी तकनीक ने उस वक्त दुनिया का नक्शा ही बदल डाला था। और वो निर्णायक पल था 1526 में, जब मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने उस समय की एक और बड़ी ताकत उस्मानी साम्राज्य से सीखी हुई तकनीक का इस्तेमाल किया। मतलब तोपे और लड़ाई की बिल्कुल नई रणनीतियां। और नतीजा, उनकी सेना तादाद में बहुत कम थी, फिर भी दिल्ली के सुल्तान की विशाल सेना को धूल चटा दी। यही तो था टेक्नोलॉजी का असली कमाल। हाँ, लेकिन साम्राज्य की नींव रखना एक बात थी और उसे टिकाए रखना बिल्कुल दूसरी। शुरुआती दौर सच कहें तो काफी उतार चढ़ाव भरा था। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं को तो 15 साल तक देश से बाहर भी रहना पड़ा। असली मोड़ तो तब आया जब बाबर का पोता अकबर गद्दी पर बैठा। उसी ने इस साम्राज्य को सच में एक मजबूत और ताकतवर राज्य में बदला। और अकबर के बाद जो शासक आए, उनके दौर में इस साम्राज्य ने एक ऐसे सुनहरे दौर में कदम रखा जहां संस्कृति, दौलत और ऐसी शानदार वास्तुकला का संगम हुआ जो आज भी लोगों को हैरान कर देता है। जब भी उस दौर की बात होती है तो शाहजहां का नाम सबसे पहले आता है, और वजह है उनकी बेमिसाल वास्तुकला। और इसका सबसे बड़ा सबूत जाहिर है ताजमहल। यूनेस्को ने इसे क्या खूब कहा है, भारत में मुस्लिम कला का गहना और दुनिया की विरासत की सबसे शानदार कृतियों में से एक। ये शब्द ही सब कुछ कह देते हैं। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ ताजमहल पर खत्म नहीं होती। ये शानदार विरासत तो बस एक शुरुआत थी। आगरा के किले से लेकर दिल्ली के लाल किले तक, हुमायूं के मकबरे से लेकर लाहौर के किले तक, मुगलों ने पूरे उपमहाद्वीप में ऐसी ऐसी इमारतें खड़ी की जो आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये सब उनकी कला और सोच का जीता जागता सबूत हैं। अब सवाल ये है कि ये सब बना कैसे? इतनी शानदार इमारतें, इतनी कला, ये सब मुमकिन हुआ एक बहुत ही मजबूत और दौलतमंद अर्थव्यवस्था के दम पर। उस दौर में मुगल भारत दुनिया भर के व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 18वीं सदी के आसपास ये साम्राज्य एक तरह की इंडस्ट्रियल सुपर पावर था। मतलब ये सोचकर देखिए कि दुनिया में बनने वाले हर 4 सामान में से एक सामान मुगल भारत में तैयार हो रहा था। 25%, ये बहुत बड़ा नंबर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये साम्राज्य अपने समय के हिसाब से बहुत ज्यादा शहरी भी था। करीब 15 करोड़ की आबादी में से 15% लोग बड़े बड़े हलचल भरे शहरों में रहते थे। और मजे की बात यह है कि इस लेवल तक पहुंचने में यूरोप को कई सदियां लग गईं। तो ये पैसा आ कहां से रहा था? यूरोप के बाजारों से। वहां भारतीय सामानों की इतनी जबरदस्त मांग थी कि मुगल खजाने में सोना और चांदी बस बह कर आ रहा था। चाहे वो सूती कपड़े हों, मसाले हों या फिर बारूद बनाने वाला शोरा। भारत उस वक्त सच में दुनिया का बाजार था। लेकिन कहते हैं ना, हर उरूज को जवाल है। सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्य भी अपनी हदों को पार कर सकते हैं। और मुगल शक्ति जब अपने शिखर पर थी, उसी में कहीं न कहीं उसके पतन के बीज भी छिपे हुए थे।
और इसकी एक बड़ी वजह थे औरंगजेब। उनके राज में साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सरहदों तक फैला, ये सच है, लेकिन उनका लगभग 50 साल लंबा शासनकाल दक्कन में कभी न खत्म होने वाली लड़ाइयों में उलझा रहा। इन लड़ाइयों ने शाही खजाने को खाली कर दिया और पूरे राज्य को अंदर से कमजोर बना दिया। ये एक अजीब विरोधाभास था। साम्राज्य सबसे बड़ा था, लेकिन यहीं से सबसे बड़ी कमजोरी की शुरुआत भी हुई। और 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। पतन बहुत बहुत तेजी से हुआ। यकीन करना मुश्किल है कि सिर्फ 50 साल के अंदर वो विशाल साम्राज्य सिकुड़कर बस दिल्ली के आसपास एक छोटे से इलाके तक ही सिमट कर रह गया। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, इतना बड़ा पतन कभी किसी एक वजह से नहीं होता। इसके पीछे कई कारण थे। एक तो लंबी और महंगी लड़ाइयों ने खजाना खाली कर दिया था। दूसरे, गद्दी के लिए होने वाली लड़ाइयों ने केंद्र को कमजोर कर दिया। फिर जो स्थानीय ताकतें थीं वो आज़ाद होने लगी, जिससे कमाई का जरिया भी गया। और ऊपर से मराठा और सिखों जैसी नई क्षेत्रीय ताकतें मुगलों को सीधी चुनौती दे रही थी। इन सब ने मिलकर इस विशाल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। लेकिन जो आखिरी कील ताबूत में ठोकी गई वो किसी देसी ताकत ने नहीं, बल्कि एक व्यापारिक कंपनी ने ठोकी, जो अब एक औपनिवेशिक ताकत बन चुकी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 के विद्रोह के बाद उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह को देश से निकाल दिया और इसी के साथ मुगल युग का औपचारिक तौर पर अंत हो गया। साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। दक्षिण एशिया की संस्कृति पर उसका जो असर पड़ा वो आज भी हमें हर जगह साफ साफ दिखाई देता है। हमारे खाने से लेकर हमारी भाषा तक, हमारी कला से लेकर हमारे प्रशासन के तरीकों तक, हर जगह मुगलों की छाप है। उन्होंने तुर्को, मंगोल, फारसी और भारतीय परंपराओं को मिलाकर एक ऐसी नई संस्कृति बनाई जो आज भी जिंदा है। आज जब हम मुगलई खाने का लुत्फ उठाते हैं, हिंदुस्तानी ज़बान में बात करते हैं या उन शानदार इमारतों को देखते हैं, तो हम असल में उसी विरासत का एक हिस्सा जी रहे होते हैं। तो मुगलों की कहानी सिर्फ इतिहास के पन्नों में कैद नहीं है। ये एक जीती जागती विरासत है जो आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले करीब 2 अरब लोगों की पहचान में घुली मिली है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि कैसे 300 साल तक चला एक साम्राज्य सदियां बीत जाने के बाद भी हमारी आज की दुनिया को इस तरह से आकार दे रहा है।